आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th का सेकेंड चैप्टर देखेंगे। उसमें जो एनसीईआरटी में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर दबाएं ताकि मैं आपको इसी तरह रोज़ नया वीडियो डालूं। तो आइए शुरुआत करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, सिंस द dawn of civilization there have been many attempts to classify living organism। मीन्स सिविलाइजेशन के शुरू से ही मनुष्य ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बहुत से प्रयास किए। इट वाज डन इंडिस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया that were scientific but born out of a need to use organism for own use for food, shelter and clothing। क्लासिफिकेशन के लिए ये प्रयास साइंटिफिक क्राइटेरिया की जगह फूड, शेल्टर एवं क्लोथिंग जैसी समान वस्तुओं के उपयोग के लिए आधारित थे। अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट हैं जिसने कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन को डिवाइड दिए थे। उसने डिवाइड किया था टू किंगडम को, प्लांटिया और एनिमलिया किंगडम। वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। अरिस्टोटल सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक तरीके से क्लासीफाई करने का प्रयत्न किया। अरिस्टोटल ने प्लांट को हर्ब, सर्ब और ट्री से डिवाइड किया, जबकि उन्होंने प्राणियों को क्लासिफिकेशन रेड ब्लड सेल, इनेमिया और एनीमिया के आधार पर लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो ये पॉइंट अंडरलाइन हम लोग कर लेंगे। अरिस्टोटल जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो लिनियस साहब ने दिए थे। और हम लोग अब आगे इसमें देखेंगे, द सिस्टम वाज यूज्ड ऑल टिल वेरी रिसेंटली। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, इस क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में अच्छे तरीके से नहीं बताया गया था। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया गया था क्लासिफिकेशन। इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड was easy to understand, inspire a large number of organisms did not fall into either category। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही कैटेगरी में रखना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। ज़्यादा समय तक इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था नहीं चला। ए नीड वाज ऑल्सो फेल्ट ऑफ इंक्लूडिंग बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी या अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब पर बेस्ड थे। अब हम लोग इसमें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें वही सिर्फ आएगा क्वेश्चन कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे, तो लिनियस ने। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ एक चार्ट दिया गया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट दिया गया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। ये चार्ट को आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको एक बार ज़रूर देख लेंगे कि मोनेरा जो है उसमें सेल टाइप कैसा होता है, प्रोकैरियोट होता है या यूकैरियोट होता है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आर.एच. विक्टर ने सबसे पहले 1969 में प्रपोज किया था। आर.एच. विक्टर साहब ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, जिसमें मोनेरा में जो क्या होता है सेल का टाइप, तो प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होता है। नहीं, मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोटिक होता है और बाकी
प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया सभी यूकैरियोटिक होते हैं। उसी तरह से मोनेरा में जो सेल वाल होगा नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड का होगा। प्रोटिस्टा में सेल वाल प्रेजेंट होते हैं। कुछ फंगी में जो सेल वाल होते हैं काइटिन के बने होते हैं विथआउट सेलुलोज। प्लांट है तो प्लांट में जो सेल वाल होंगे सेलुलोज के होंगे। एनिमल है, एनिमल में सेल वाल प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इसलिए एनिमल में सेल वाल एब्सेंट होता है। उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं मोनेरा में एब्सेंट होते हैं और बाकी सभी में प्रेजेंट होते हैं। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा सेलुलर लेवल होता है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल होता है। फंगी में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू होते हैं। प्लांटिया में टिश्यू ऑर्गन होता है। एनिमलिया में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो इसी तरह से मोनेरा जो होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हीमोसिंथेटिक होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक मीन्स सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं। उसी तरह से फिर इसमें प्रोटिस्टा में देखेंगे, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक होता है। फंगी भी हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक होते हैं। प्लांटिया ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक में जो अपना खुद से भोजन बनाए उसे ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। हेटरोट्रॉफिक जो दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। अभी यहाँ से हम लोग देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये चार्ट को आप लोग ज़रूर एनसीईआरटी में एक बार अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग आर.एच. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 1969 ने प्रपोज किए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को 1969 ने, ये पॉइंट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट दिए, तो आर.एच. व्हिटेकर कब दिए तो 1969 ने। और दूसरा जो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दिस किंगडम डिफाइंड बाय हिम नेम, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वे इसमें कौन कौन से नेमिंग किया है, तो फर्स्ट में मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटिया और एनिमलिया है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है मेन क्राइटेरिया बताना है क्लासिफिकेशन का। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, मेन क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन का सेल का स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये जो है 5 क्राइटेरिया है आर.एच. व्हिटेकर साहब का। सेल स्ट्रक्चर पहला, सेकेंड में थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ में रिप्रोडक्शन और 5 में जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये मेन क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर ने 1969 ने दिए थे। तो इसमें जो मेन क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, तो फर्स्ट सेल के स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब में कैसे है, रिप्रोडक्शन कैसा है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंड द issue and consideration that influence the classification system। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट है ईयरली क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। अभी तक ये क्वेश्चन है जो नहीं आया है कि ईयरली क्लासिफिकेशन जो है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी तक ईयरली क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आया है कि किस पर इसमें किसको किसको इंक्लूड किया गया है। तो बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंगी को, मोसेस को, फर्न को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म और प्लांट, ये सब को ईयरली क्लासिफिकेशन में। जैसे कि हम लोग अभी देखें कि जो व्हिटेकर
क्लासिफिकेशन जो था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया था। उसी तरह से ईयरली क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया गया बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट को। द कैरेक्टर that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. These placed together a group which badly differ in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which were eukaryotic. It It also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. For example, जैसे कि दिया गया क्लिम्डोमोनास एंड एस्पेरोग्रा जो होते हैं प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। इसको जो है इसी पॉइंट को भी याद रखिएगा कि क्लिम्डोमोनास और एस्पेरोग्रा जो है दोनों को हम लोग एल्गी के अंतर्गत रखते हैं। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ग्रुप फंगी एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट। How they also show a characteristic difference in their bulk composition. The fungi and the fungi का जो सेल वाल होता है कैटिन के बने होते हैं इन देयर सेल वाल्स, जबकि ग्रीन प्लांट का जो सेल वाल होता है यानी प्लांट का सेल वाल पूछेगा तो सेलुलोजिक होता है, जबकि फंगिन का जो सेल वाल होता है काइटिन के बने हुए रहते हैं। तो एक पॉइंट ये है जो आप याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. फंगी जो है इसको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया फंगी में। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुपेड टुगेदर अंडर मोनेरा। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उस सभी को किंगडम किसके अंदर रखा गया है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जितने सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उसको मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा के अंतर्गत। माने मीन्स प्रोकैरियोटिक पूछेगा कि जितने सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके अंतर्गत में है, तो मोनेरा के। P4M यानी प्रोकैरियोटिक होगा तो मोनेरा, यूकैरियोटिक होगा तो प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर। प्रोटिस्टा में किसको किसको इंक्लूड किया गया है, तो क्लिम्डोमोनास हो गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लिम्डोमोनास, क्लोरेला, ईयर प्लेस्ड इन एल्गी विथिन द प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल्स वॉल, एंड पारामीशियम एंड अमीबा जो होते हैं विच वेयर ईयर प्लेस इन द एनिमल किंगडम। पारामीशियम अमीबा जो है क्या है, ये एनिमल किंगडम बोल रहा है, मीन्स एनिमल में है, यानी एनिमल किंगडम है, यानी कि इसमें क्या होगा, सेल वाल की कमी होगा क्योंकि ये एनिमल है इसलिए इसमें सेल वाल की कमी होगा। इट हैज ए पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन ईयरली क्लासिफिकेशन वेयर प्लेस्ड इन ए डिफरेंट किंगडम। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। दिस change will take place in the future to depending on the improvement of our understanding of characteristic and evolutionary relationship. अब हम लोग इसमें देखेंगे इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी ऑफ द व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है कि इस चैप्टर में हम लोग किसके यानी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है व्हिटेकर का उसमें किसको किसको मतलब कि तो मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंगी को, प्लांट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी को व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया गया है। द किंगडम प्लांटिया और एमेलिया का अलग से प्लांट और एनिमल किंगडम में हम लोग का पढ़ना है जो कि 3rd चैप्टर है और 4th चैप्टर एनिमल किंगडम का है। लेकिन जो व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन है यानी इस चैप्टर में हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी के बारे में जानेंगे।
अब यहाँ से शुरू कीजिए किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो होते हैं सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा में आते हैं। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और लगभग सभी स्थान पे पाए जाते हैं। इसलिए बोला कि दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी सभी स्थान पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। यानी कि मुट्ठी भर। They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow, and deep ocean, which where few other life form can survive. Many of them live in or on other organisms as parasite. ये बैक्टीरिया जो होते हैं हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो और गहरे समुद्र जैसे एक्सट्रीमी हैबिटेट में भी रह सकते हैं, जहां दूसरे ऑर्गेनिज्म मुश्किल से रह पाते हैं, वैसे जगह पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुपेड। बैक्टीरिया को जो है 4 कैटेगरी में शेप को उसके आधार पर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से ये पॉइंट है जो याद रखिएगा कि कौन से बैक्टीरिया। तो पहला जो फर्स्ट बैक्टीरिया स्फेरिकल बैक्टीरिया जो होते हैं, कोकस जिसको बोलते हैं, या प्लूरल में उसको कोकी बोलते हैं। रड शेपेड बैक्टीरिया जो होता है वेसलस या वेसली उसको बोलते हैं प्लूरल्स में। उसी तरह से कॉमा शेपेड बैक्टीरिया जो होते हैं जिसको विब्रियो या विब्रियम बोलते हैं। एंड स्पाइरल शेपेड जो होता है स्पाइरला या स्पाइरलम बोलते हैं। ये जो बैक्टीरिया का जो शेप के आधार पर डिवाइड किया गया है, फर्स्ट बैक्टीरिया स्फेरिकल बैक्टीरिया जो कि कोकस या प्लूरल बोले तो कोकी होते हैं। रड शेपेड बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, यानी कि उसका बैसिलस या बेसली। स्पाइरल शेपेड बैक्टीरिया स्पाइरलम या स्पाइरला होता है। इसका शेप दिया गया है, वे शेप इसको देखना है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है, इसीलिए इसको स्फेरिकल शेप का जो बैक्टीरिया होता है उसको कोकस या कोकिस बोलते हैं। यह स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया है रड शेपेड, रड जैसा दिखने में लग रहा, तो ये रड शेपेड बैक्टीरिया है, रड शेपेड। और ये जो बैक्टीरिया है स्पाइरलम या स्पाइरल शेपेड जो बैक्टीरिया है, ये इसमें फ्लैजेलम प्रेजेंट है। ये कॉमा के आकार के होते हैं, इसलिए कॉमा शेपेड बैक्टीरिया को विब्रियो या विब्रियम बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया का शेप के आधार पे हम लोग इसको इस पॉइंट को याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है कि बैक्टीरिया का कैसा शेप है, तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। हाउ द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है। दे आर वेरी कम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बट इसका जो बिहेवियर होता है वेरी कम्प्लेक्स होता है, यानी कि टफ होता है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। जो बैक्टीरिया आप खुद इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से भोजन को बनाते हैं वैसे ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। द बेस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। जो मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया पूछेगा तो हेटरोट्रॉफ ही होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक। सम ही, कुछ ही बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो खुद से अपना भोजन इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बनाते हैं।
बट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ये एम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फूड। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भोजन के लिए। अब यहाँ से हम लोग आर्ची बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। Archaebacteria. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat such as extremely salty area। जो salty area में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उस बैक्टीरिया को हम लोग हैलोफिलस बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो साल्टी एरिया में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो हैलोफिलस। जो हॉट स्प्रिंग में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग थर्मोएसिडोफिलस बोलते हैं। जो मार्सी एरिया में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया उसे मिथेनोजेन बोलते हैं। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। अब ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि आर्ची बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। तो आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में जो डिफरेंस है सील वाल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ये पॉइंट जो है याद रखिएगा कि आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में जो डिफरेंस है, यहाँ से ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा एनसीईआरटी में कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वाल structure and this feature is responsible for extreme condition। Methanogen present in the gut of several ruminant animals such as cow and buffalo and these are responsible for the production of methane means biogas from the dung of these animals। मिथेनोजेन जो होता है प्रेजेंट होता है गट्स में, एनिमल का जो गट्स होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि जो आर्की बैक्टीरिया होता है मोस्ट हार्श सबस्ट्रेट साल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उससे हैलोफिलस बोलते हैं। जो हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट होता है उसे थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं। जो मार्सी एरिया में प्रेजेंट होता है उसे मिथेनोजेन बैक्टीरिया बोलते हैं। और जो ये जो क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, तो इसमें जो डिफरेंस होता है आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में तो सेल वाल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। अब हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि यू बैक्टीरिया को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो यू बैक्टीरिया जो है उसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। They are characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum। इसमें जो बैक्टीरिया उसमें होता है रिजिड सेल वाल होता है, मोटाइल होते हैं और फ्लैजेलम होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग और ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। जो कि हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फिगर में दिया गया 2.2 में। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस मेराइन और टेरेस्टेरियल एल्गी होते हैं। द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनियस शीथ। जिसमें जो कॉलोनी होता है वह शीथ से जिलेटिनियस शीथ से कवर होते हैं। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी।
सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। यहाँ से जो ये पॉइंट है आता है कि हेट्रोसिस्ट बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताइए। तो जो हेट्रोसिस्ट बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल नॉस्टोक एंड एनाबीना होते हैं। ये दो एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा हेट्रोसिस्ट बैक्टीरिया का। उसी तरह से कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस such as nitrate, nitrates and ammonia and they release energy for their ATP production। अब पूछेगा कि ATP प्रोडक्शन के लिए कौन से, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। अब इसमें कौन कौन से रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स का रोल होता है एलिमेंट का, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। अब यहाँ से एक डायग्राम दिया गया है जो कि हेट्रोसिस्ट नॉस्टोक का जो एग्जाम्पल है, हेट्रोसिस्ट बैक्टीरिया नॉस्टोक और एनाबिना, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। ये इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ये जो कवरिंग है कॉलोनी, इसको म्यूसिलेजियस शीथ बोलते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, बहुत ज़्यादा मात्रा में हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। इसे मेजोरिटी जो होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ए ह्यूमन अफेयर। दे आर हेल्पिंग इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया का हम लोग यूज करेंगे, तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। दे आर हेल्पिंग इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बनाने में कौन सा बैक्टीरिया का यूज हम लोग करेंगे, तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, इसमें भी। अब यहाँ से दिया गया सम आर पैथोजन कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, क्रॉप, फार्म एनिमल एंड पेट। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिजीज कॉज करता है। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया कि कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज है। तो कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, कैटरस कैंकर। एम्स में आया हुआ है कि कैटरस कैंकर कौन से डिजीज है, वायरस से फैलने वाला, फंगी से फैलने वाला, बैक्टीरिया से फैलने वाला। तो जो है कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, कैटरस कैंकर, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फ्यूजन। बैक्टीरिया जो होता है रिप्रोड्यूस करता है मेनली फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में दे प्रोड्यूस स्पोर। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of a DNA transfer from one bacteria to the other। अब यहाँ से एक और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, माइकोप्लाज्म, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। माइकोप्लाज्म जो होते हैं आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल। कौन से ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि सेल वाल की कमी होता है, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वाल की कमी होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो होता है माइकोप्लाज्मा होते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट। बहुत सारे ऐसे भी माइकोप्लाज्मा हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स और प्लांट के लिए। तो माइकोप्लाज्मा सबसे पहले याद रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इसमें सेल वाल की कमी होता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पूछेगा कौन है, तो माइकोप्लाज्मा होते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होता है विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट के लिए। तो आज हम लोग बैक्टीरिया तक देख लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रोटिस्टा से देखेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।